सर, आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मरीम नवाज़ साहबा ने एक मीडिया टॉक की कल, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी धांधली जो है वो हम देख रहे हैं कि हो रही, और इस दफ़ा हुई तो खैर नहीं होगी इस मरतबा। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको आप? देखें, सियासत जो है ना वो हो गई अदाकारी। सियासत जो एक इबादत थी, यहाँ पे तो कौल और फ़ैल में ही फ़र्क आ जाता है। मैंने थोड़ी सी क्लिप देखी मैडम मरीम नवाज़ की कि हम उनसे बात करेंगे जिसके ख़िलाफ़ हमने इतना बड़ा एहतजाज किया है। तो क्या ये हकीकत है? दूसरी चीज़ ये कि इलेक्ट्रो रिफॉर्म के हवाले से इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, तीन मरतबा हुकूमतों में ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, हर वक्त ये इल्ज़ाम लगते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो लास्ट स्पीच थी, मैं समझता हूँ उस स्पीच के बाद इनको ये टेबल पे आना चाहिए। ये माजी में भी एक तरफ से ये गलतियाँ हुई, अभी भी कर रहे हैं। हर 2002 से मैं हर इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। हर इलेक्शन के अंदर हारने वाला जीतने वाले के खिलाफ यही कहता है कि धांधली करके जीता गया। आखिर कब तक ये चीज़ें चलेगी? कब तक हम अपने लोगों से खिलवाड़ करेंगे? कब तक हम जो है इसके लेकिन इससे डॉक्टर साहब ये देखें कि जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर ऑपोजिशन पार्टी सबूत लेके अगर इलेक्शन कमीशन के पास गए तो वो मीडिया पर भी आए। तो अगर इस मरतबा उनके पास ऐसे कोई सबूत हैं, जिसमें फॉर्म 22 का भी हमने पिछली दफ़ा जिक्र सुना, फिर और आरओज़ का हमने जिक्र सुना, ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो अपोजिशन या अफेक्टेड पार्टीज़ लेके आ जाती हैं। सो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है उनके पास फिर ऐसी कोई चीज़ें? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन कोई बहुत 100% परफेक्ट है, मगर मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि 2002 की इलेक्शन से 2008 की इलेक्शन बेहतर थी, 2008 से 2013 बेहतर थी, और 2013 से 2018 बेहतर थी। जितने जो इश्यूज़ थे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और अब अगर 2022 इलेक्ट्रो रिफॉर्म आ जाए, 2021 इलेक्ट्रो रिफॉर्म आ जाए, तो 2023 में इलेक्शन हो या 2024 में इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन होगी आपको अच्छे तरीके से आपको माहौल मिलेगा। और ये इदारों को रिफॉर्म करना पार्लियामेंटेरियन का काम है। हमेशा डॉक्टर जो होता है ना, जब हाउस जॉब करता है, प्रैक्टिकल लाइफ से गुजरता है, तब उसकी अहमियत बढ़ती है। तो पार्लियामेंटेरियन जो इस इलेक्शन के प्रोसेस से गुजरते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बैठे और इलेक्शन कमीशन के हवाले से 2018 के जो इश्यूज़ हैं, जो 2013 में थे वो 2018 में रेक्टिफाई हो गए थे, 2018 में जो है वो अब 2023-24 में नहीं हो, उसको रेक्टिफाई करें बैठ के। दुनिया का सिस्टम देखें कि दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर इलेक्शन रही, अमेरिका में रही, बहुत सारी दुनिया में इलेक्शन होती है, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता। तो हम यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं? मगर हम इल्ज़ाम तराशी के ऊपर जाते जाएंगे तो ये मसले का हल नहीं है। पहले सबको पता है कि देखें, मैंने गिलगित की इलेक्शन रही या चाहे कश्मीर की इलेक्शन रही, वो दोनों एक ऐसे पार्ट है जो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के साथ जाते हैं। जिसकी भी फेडरल गवर्नमेंट होती है, जिसकी भी होती है, आपने हमेशा ये देखें, जब नून लीग की हुकूमत थी, नून लीग की जो है वो आज़ाद कश्मीर में बनी इलेक्शन, मगर जैसे पीपल्स क्यू की इलेक्शन आई तो उसकी बन गई, फिर जैसे पीपल्स पार्टी की आई तो पीपल्स पार्टी बन गई। ऑपोजिशन का कहना यह खुसूसन नून लीग का कि हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, तो ये जगह पे तो हम बड़े अरसे से हैं और हमारी हुकूमत है। ये लोग जो है अब उसके अंदर इंटरवीन कर रहे हैं, ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट ऑपोजिट आ जाए और इनके फेवर में आ जाए। उनका तो कहना यह है कि स्ट्रॉन्ग फुटिंग है हमारी। पहली चीज़ तो ये, हर बंदा हारने वाला, देखो ना वो क्या नाम है, पाक सर ज़मीन भी चली जाती है आज़ाद कश्मीर, और गिलगित में MQM भी चली जाती है कि हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग है। ये कहने की बातें हैं, वो पता चलता है इलेक्शन की रात। हर बंदे के पास जो जाता है आदमी, वोट जो है ना सीक्रेट होता है, उसको पता है कि मुल्क जो है वो किसके हाथों में सेफ है और कौन बोल्ड और ब्लंट लीडर है। माजरत के साथ जो अभी गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसमें लार्जली PTI को शिकस्त हुई है। देखें, वो अब यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर शिकस्त हुई है तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर शिकस्त हुई है, कराची में हुई या उधर पंजाब में हुई, तो आप फिर वहाँ पे अगर आपकी जीत हुई तो आपको इदारे सही नजर आए। ये तो जब आपको हार हुई, धांधली के बावजूद हमने इनको शिकस्त दे दी, इन्होंने पूरी कोशिश की थी, पूरा टेल लगाया था। आप जानते हैं कि वो डस्के वाला मामला कहाँ तक गया था सारा। देखें, अगर धांधली हो, अगर इंजीनियरिंग हो, तो हुकूमत के पास बहुत सारे वसाइल होते हैं जो हो सकते हैं, मगर आजकल मीडिया की आंख से कोई चीज़ दूर नहीं रह सकती। और आपने गिलगित में भी देखा, बहुत सारी बातें थी, बिलावल ने कहा मैं जीत रहा हूँ, मरियम ने कहा मैं जीत रहा हूँ,
मगर जो चीज़ें थी वो आपके सामने रही। और वहाँ पे लोकल जो है लोग इतने जो है एहतजाज नहीं, एक दो के अलावा सब लोगों ने माना उस इलेक्शन को। और ये 2-4 दिन का रोना धोना होगा, फिर दोबारा मान लेंगे। गिलगित तो चाहे आज़ाद कश्मीर हो, वो हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के साथ जाएंगे। रही बात बाई इलेक्शन की, हमेशा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसका एज ज़रूर होता है, मगर वहाँ पे जो मारूसी सियासत जो चलती है, जैसे नौशीन जीती, उसकी एक और पोजीशन थी जिसकी वजह से जीती। पीपुल्स पार्टी अगर यहाँ से जीती तो इस वजह से कि पीटीआई की तरफ से फैसल वाडा को वो रोल नहीं रहा। एमक्यूएम को पहले आजमाया हुआ था, कादर पटेल ने उसने अपना जो बंदूक खिलाया। क्या हुआ सर? मैं कह रहा हूँ ना, फैसल वाडा ने वो रोल अपना नहीं इख्तियार किया, एमक्यूएम भी ने भी मायूस किया। इसकी वजह से उन्होंने दोबारा पीपल्स पार्टी के मंदोखेल को दिया, जीत गई। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो इलेक्शन है कश्मीर का, इसके ऊपर आप जानते हैं कि ज़ाब्ता अखलाक है जिसके ऊपर सबको अमल करना होता है, और हर मरतबा ही इलेक्शन कमीशन को इतराज़ होता है कि खुसूसन हुकूमती जो लोग हैं जिन पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है वो इसके ऊपर किसी भी किस्म का ख्याल नहीं रखते। वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने खिताब करना है और उसके ऊपर पूरी एक शॉर्ट टाइम में कैंपेन बनाई गई है। अब क्या मुमकिनात हैं कि कोई ऐलान या कोई ऐसी लालच या ऐसी कोई ग्रांट या ऐसी कोई फेवर या ऐसी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वादे वईद नहीं किए जाते, क्योंकि लोग तो इसको तसव्वुर ये करेंगे कि इन्फ्लुएंस किया जा रहा है बीइंग प्राइम मिनिस्टर, और इलेक्शन कमीशन भी इसके ऊपर यकीनी तौर पे एक्टिव होगा, अपोजिशन भी इसको नॉमिनेट करेगी इस सारी चीज़ को। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस चीज़ को आप? मुझे ये बताएं, इनको प्राइम मिनिस्टर के जाने से इतना ही खदशा है? ये तो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आज जाने वाला है। अब ये आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई, तो फिर प्राइम मिनिस्टर वायदा करेगा तो पूरा कैसे होगा अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा? बातें ये नहीं करें। प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि कश्मीर का मैं कभी सौदा नहीं करूंगा। जब तक आर्टिकल 35, 370 जो है जब तक वापस नहीं होता, जब तक ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर नहीं आता, तब तक किसी किस्म की जो है वो कंसेशन नहीं की जाएगी, किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा ये बताएं आप डॉक्टर साहब कि अब आप लोगों की बीइंग पार्ट ऑफ पीटीआई क्या तैयारी है पार्टी की कश्मीर के इंतखाबात को लेकर? अब मैदान आप जानते हैं सजने वाला है अनकरीबी। कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं आप लोग और कितने खदशात हैं आप लोगों के? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जैसे गिलगित की जो पोजीशन नज़र आ रही थी, और ऐसी पोजीशन मुझे आज़ाद कश्मीर के अंदर ही नज़र आ रही है। और आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत समझदार लोग हैं। मैं गया हूँ वहाँ पे, नीलम वैली तक मैं गया हूँ, बॉर्डर तक गया हूँ, और मैंने पूरा देखा है, लोगों से मिला जुला हूँ। और लोग वैसे ही खान साहब से मोहब्बत करते हैं, खान साहब की ईमानदारी से मोहब्बत करते हैं। और इस वक्त मुल्क जिस रिफ्त में जा रहा है, मैं आपको बताऊं, एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर एस्ट्रोलॉजी, 2024 तक खान साहब को कोई ख़तरा नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। 2024 फिर 2023 की दोबारा इलेक्शन होके जीत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, या एक साल एक्सटेंशन होती है। ये आपकी कैलकुलेशन, आपका ख्याल है, या जो आप एस्ट्रोलॉजी का रेफरेंस दे रहे हैं वो है? मैंने 2 वैदिक को जानने वाले एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जिसे मैं हमेशा पूछता रहता हूँ, और आज मैंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। कल वो आर्टिकल मेरा जंग में आएगा, कल जंग में आएगा और परसों दी न्यूज़ में आएगा। और मैंने उस जो एस्ट्रोलॉजिस्ट से मैंने पूछा है, उन्होंने मुझे बताया, और वो मेरे बहुत आजमाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि 2024 तक खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहेगा। अच्छा 2024 इसमें 2024 तक खान साहब को कोई खुटका नहीं है। खान साहब मजबूत प्राइम मिनिस्टर है। 2024 तक कैसे रहेंगे सर? बस या तो एक साल की एक्सटेंशन हो जाएगी 2023 में, या 2023 की इलेक्शन जीत कराएंगे। अब क्या होता है वो तो वक्त बताएगा। मगर क्या है सारी मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब यहाँ ये कोई कंफ्यूजन है। 2023 में तो देखे ना उनकी खत्म हो रही है गवर्नमेंट। 2023 में इलेक्शन हुई तो भी खान साहब जीत के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। एक साल के लिए नहीं, आपके 2024 तक रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। 2024 तक मजबूत प्राइम मिनिस्टर है, मजबूत। उसके बाद फिर कोई हल्के पड़ने लग जाएंगे। देखिए उसके बाद क्या है, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजी की जो होती है लिमिट 3 साल की वो करते हैं। उन्होंने 3 साल का मुझे ये बताया कि 2024 तक खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में कुछ पता किया सर आपने कि नहीं, ये बताएं। मैंने नहीं पूछा सर, कीजिएगा। मैंने नहीं पूछा, और मैं समझता हूँ कि वो मजबूत वो रहेंगे जब तक खान साहब है वो रहेंगे। यानी वो भी 2024 तक रहेंगे सीएम?
अब नहीं, वो मैं अभी नहीं कह सकता, मैंने पूछा नहीं है। वैसे खान साहब जब तक हैं तब तक उसको रहेंगे। ठीक है। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जलसा किया कश्मीर के अंदर, आपने देखा, और बड़ा धुआंधार किस्म का किया और काफ़ी क्राउड उन्होंने पुल किया, हमने देखा, टीवी ने उसकी कवरेज की। लेकिन उन्होंने काफ़ी आड़े हाथों लिया वज़ीर आज़म को। वो कहते हैं कि पहले ये तड़ियाँ करा रहे थे, अब ये परेशान है, डरे हुए हैं हमारी जीत से, और हम इस दफ़ा इनको हिलने भी नहीं देंगे, और जो ये करना चाहते हैं ये कर लीजिए। ये सिलेक्टेड खुद हैं और ये समझते हैं कि हम आगे भी चीज़ें सिलेक्ट करके करवा लेंगे, ये निज़ाम अब नहीं चलेगा। बड़ी सख्ती से उन्होंने इसका क्या कहना चाहिए, इस सारी चीज़ का जिक्र किया है। तो अब आप लोग पीपल्स पार्टी से कितने खाइफ हैं, कितने परेशान हैं, कितने नाराज़ हैं, और किस तरह बीट करेंगे उनको? मैं उसका जवाब आपको ये दूंगा कि आप ज़्यादा पीछे नहीं जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं। गिलगित में इससे ज़्यादा जज्बाती तकरीर थी, इससे ज़्यादा लोगों को जो है वो इन्होंने दिखाया था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर कराची की सूरत हाल, सिंध की सूरत हाल देख के अवाम जो है वो कोई नहीं देगा। और यही तकरीरें थी मगर रिज़ल्ट आपके सामने थी। इधर भी ऐसी तकरीरें हैं, रिज़ल्ट आपके सामने होगी इलेक्शन वाली रात। तो इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का कोई इस वक्त कोई फ्यूचर है। आखिरी सवाल सर ये आपसे कि ज़ाहिर है बहुत असर होता है मौजूदा गवर्नेंस का इंतखाबात पे, वो ज़िमनी हो या जिस तरह ये गिलगित बल्तिस्तान के हो या कश्मीर के हों। आपको लगता है कि आप लोगों की गवर्नेंस इतनी अच्छी है कि लोग उससे इम्प्रेस हो के, मुतासिर हो के आपको अगली मरतबा भी मुंतखब करेंगे? आर यू सेटिस्फाइड? देखिए, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी कैसे अपने इंडिया के अंदर आज भी जो है वो बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर है। उसकी दो वजूहत हैं। एक ये कि उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने पाँव के, अपना इंडिया की इकोनॉमी को अपने पाँव पे रख दिया। दूसरा ये कि वो गरीब जो लोग हैं उनका उसको एहसास है। कश्मीर का अगर इशू नहीं करता, लोगों की बद्दुआएं नहीं लेता, तो मैं समझता हूँ मोदी का फ्यूचर बहुत ब्राइट था। मगर जब बद्दुआएं आती हैं तो अच्छे काम को भी जो है ना वो बद्दुआएं लपेट कर लेके जाती है, जिसकी वजह से उसके लिए जो है वो सेहत के हवाले से उसके लिए खतरात बढ़ रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी बताती है। लेकिन सर मगर आप सैम खान साहब को देखें, इंडिकेटर्स को अच्छा नहीं लिखते, ना रिपोर्ट करते हैं। जो मैंने पढ़ा आज से पहले, मनमोहन सिंह के हवाले से ज़रूर कहा जाता है कि जिन्होंने बड़ा काम किया इंडिया की इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में। देखिए, वो अगर उस टॉपिक के ऊपर जाएंगे, ऐसी नहीं है। मनमोहन सिंह एक बहुत बड़ा फाइनेंस का बहुत बड़ा समझदार था। चलें ठीक है, मगर वहाँ पे न, मगर यहाँ पे सेम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से बिज़नेस कम्युनिटी को, बिज़नेस को और इन्वेस्टर्स को, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जिस तरीके से अट्रैक्ट किया है, नंबर 1 पॉलिसी। नंबर 2 ये मीडियम क्लास लोगों ने थोड़ा बहुत सफ़र किया है, मगर लोअर क्लास जो लोग हैं वो जो हैं वो आप देखें कि एहसास प्रोग्राम उनकी तरफ से हो। अभी वो राशन कार्ड जैसे इंडिया में चलता है, अभी वो उनके लिए फुल सब्सिडी के साथ जो चीज़ें आ रही हैं, उनकी जिस तरीके से डेटा एहसास प्रोग्राम में इकट्ठी हो रही है, बहुत बड़ी चेंज नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, लेकिन आम शख्स का मसला तो वही है सर, वो सब्जी तरकारी लेने जाता है, पेट्रोल, अंडे, चीनी, दूध, दही, इन्फ्लेशन है, कीमत वहीं पे, इन्फ्लेशन है, मगर इन्फ्लेशन भी आपको जल्द जो है वो कंट्रोल में नज़र आएगी। और मैं समझता हूँ ये जो अभी स्पेकुलेशन अफ़गानिस्तान की वजह से जो चल रही हैं, ये आपको जल्द आपको हल होते हुए नज़र आएंगी। मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बरादराना जो तलकात हैं वो बहुत बेहतर होंगे, इवन अफगानिस्तान और इंडिया की खराब। ठीक है, जाते जाते बिल्कुल एक और सवाल मेरे ज़हन में भी आ गया। वज़ीर आज़म साहब ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, जो मैं ज़ाती टूर्स करूँगा या कहीं जाऊँगा, और साथ ही साथ उन्होंने बाकी वज़रा CMs के ऊपर भी चेक रखा है। और ये वही ऐलान है जो एग्जैक्टली उन्होंने पावर में आते भी किया। तब से लेकर अब तक जो उन्होंने लॉस किया, एक तो उसका जवाब बताइए कि उन्होंने ये इस्तेमाल किया या उनके वज़रा ने इस्तेमाल किया, उसका ज़िम्मेदार कौन है? और दूसरा ये कि ये पहले एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो दूसरी मरतबा एग्जीक्यूट कैसे होगा? और तीसरा ये कि क्या यही रह गया है गवर्नमेंट के लिए करने के लिए, इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग द राइट थिंग ऑन राइट टाइम? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले हर वक्त प्रायोरिटीज़ थी, पहले प्रायोरिटीज़ और थी, उन प्रायोरिटीज़ को अब काफ़ी कंट्रोल किया गया है, जिसमें मेन जो इकोनॉमी थी, फॉरेन पॉलिसी थी, उधर बहुत ज़्यादा फोकस था। अब इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर है। इंटरनल इश्यूज़ में आप देखें, IMF को जवाब दे दिया कि मैं अपने लोगों के ऊपर और महंगाई नहीं करूँगा। ऐसे बोल्ड डिसीजन लेना, ओवरसीज़ के हवाले से बातें करना, ये था। और तीसरा जो आप जो बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल की, ये प्राइम मिनिस्टर का पहला मैनिफेस्टो था और उस मैनिफेस्टो के ऊपर काफ़ी अमल हुआ है,
मगर अब जब कुछ शिकायतें आई, कुछ उन्होंने वीडियो देखी है जिसकी वजह से उन्होंने एक वार्न किया है कि अगर ये चीज़ें मुझे नज़र आई तो मैं फिर उन चीज़ों के ऊपर एक्शन लूँगा।